हेलो स्टूडेंट, आज हम जो आपका प्री बोर्ड साइंस जो हुआ था कॉलेजों में 70 नंबर का उसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं पूरा 70 नंबर का। ठीक है, इसे बारी बारी करके प्रैक्टिकली चीजें इमेज किस प्रकार हमारी डेली लाइफ में गुजरती है, क्या होते हैं, किस प्रकार सारे क्वेश्चन का एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। पहले 20 एमसीक्यू दिए हुए हैं, आपके 20 एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद देखो, आप पहले 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं आपको। उसमें क्या करने के लिए दिए जाते हैं कि 3 खंडों में आपका पेपर का है विवरण है। इसमें 2 खंड दिए हुए हैं आ और बा। इसमें क्या होंगे, OMR सेट जो होती है उसे कौन से पेन से भरना चाहिए, नीले या ब्लैक पेन से। मेरी तो राय यही है कि आप ब्लैक पेन यूज करो। इसमें जो मशीन होती है वो ब्लैक पेन को अच्छे से डिटेक्ट करती है। ठीक है, तो ब्लैक बॉल पेन ही लेकर जाना आप लोग, ऐसा पेन मत लेके जाना जेल का जो फैल जाए बोर्ड में। ठीक है, ये जो पेपर आता है प्री बोर्ड का, एक बात और बताऊं मैं, यदि आप लोग 70 में से आप 50 प्लस क्वेश्चन नंबर कर पाए हो तो आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड आता है ये टफ आता है। ठीक है, इसमें बहुविकल्पी आपके कितने हैं, 20 क्वेश्चन, प्रत्येक का 1 नंबर होगा। खंड बा और ये नीचे इसमें दिए हुए हैं दूसरा, तो उनमें क्या करने हैं, आपको रिटन क्वेश्चन लिखने हुए। ठीक है, तो देखते हैं आगे सॉल्यूशन करते हैं इन सबका कंटिन्यूअस। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या दिया हुआ है कि पार्ट ए खंड आ चल गया, उसमें आपको क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भाग 1 में। तो उसमें पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा और सम्मत दर्पण है। तो इसमें कौन सा होगा, केवल समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। इसमें होगा या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस बोले तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी समायोजित करने के लिए विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को फोकस करना होता है। एक जगह फोकस करने के लिए ऐसा क्या करना होगा जो ये एक जगह फोकस हो जाए। तो इसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा जिससे हम ये एक जगह इन सब दूरियों को क्या कर सके, फोकस कर सके। तो ऑप्शन बी, असमंजन क्षमता। ठीक है, लॉन्ग पेपर है तो जल्दी जल्दी से हम क्या करते चलेंगे, सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो देखिए आगे, और ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है प्रतिरोध है। ठीक, इनके जो आर है उसके तार के टुकड़े कितने कर रखे हैं, 5 बराबर भागों में क्या कर रखे हैं, इसे बांट रखे हैं। तो आर है एक, आर के ऐसे कितने भाग हैं, 5 बार। ठीक है, इस प्रकार 5 बार एक तार है उसके भागों को R/5 में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, प्लस 1/R। इस प्रकार 5 भागों में डिवाइड है। इनको पास बोले तो समांतर क्रम में समायोजित करने पर क्या होगा, तो इन सबको किस में जोड़ देंगे हम, 1/R डैश। इसे क्या मान लेंगे, R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 R3 R4 R5 तक। अब इनके मान पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका मान पुट करेंगे। जैसे R1 का मान हो गया तो R1 का मान क्या होगा, यहाँ 1/R1/5 हो जाएगा। तीसरा पद कहाँ जाएगा, ऊपर। इसी प्रकार सबके टर्म कहाँ जाएंगे, ऊपर। जब नीचे इस प्रकार 5 टर्म हो जाएंगे, ये 5 टर्म क्या आ जाएंगे, ऊपर। तो इन 5 टर्मों को क्या करेंगे, इस प्रकार क्या कर लेंगे, 5 बार ऊपर जोड़ लेंगे और 5 बार नीचे। आर क्या हो जाएगी, जब हम जानते हैं जब आर 5 बार नीचे होगी, जब हर समान होता है तो ये आर क्या होगी, एक आर लिखी जाएगी और ऊपर कितना हो जाएगा, 20R। यहाँ पे क्या चल रहा है, 1/R डैश समांतर क्रम में, और यहाँ पे क्या हो जाएगी आर। तो इनका इधर कैंची का मल्टीप्लाई कर देंगे और R/R डैश निकल आएगी इक्वल टू 25। तो हमसे यही तो पूछा था इसने, ये क्या पूछा है, R/R डैश का मान क्या हो, तो R/R डैश का मान कितना होगा, 25, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दो बल्ब हैं जो एक तो PV, तो P इक्वल टू V/V² ये होता है। तो इसमें मान पुट करेंगे तो इनका मान निकल आएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे इस सूत्र में रख के 2 बार, तो क्या निकल के आएगा, 25 वाट। क्या निकल के आएगा, 25 वाट। ठीक है, कर लेना इसको आप। नेक्स्ट ये कह रहा है, ये जो विद्युत धारा मापने के लिए युक्ति कहते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए युक्ति को कहते हैं। आप विद्युत धारा को मापने के लिए युक्ति उसे तो अमीटर कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा ज्ञात की जाती है उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा ज्ञात की जा सकती है, छोटी से छोटी धारा को मापा जा सकता है, ठीक, उसे क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर। और इसने पूछा है विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहेंगे, अमीटर। ठीक है, क्या कहेंगे, अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, 6 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा लंबे विद्युत धारा तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
ज्ञात करता है। इसमें कौन सा नियम है? जो पास में है तार, जो निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दिशा को व्यक्त करता है, ऐसा कौन सा नियम है? तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आप लोग जो पेपर इसमें क्या हो रहा होगा, ऑप्शन आपको इतने क्लियर दिखाई नहीं दे रहे होंगे। आप अपना पेपर साथ में लेकर बैठना, ठीक है? आप अपना पेपर साथ में लेकर बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, ये मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया, ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? ये सब विकल्प पहले भी कराए हुए हैं मैंने, ठीक है? वही विकल्प सीधे सीधे आ गए। अब पहले मैं कितनी बार पूछता हूँ, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7, ठीक है? और इसमें क्या हो रहा है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार की। अब इसमें क्या हुआ है, जो अभिक्रिया के एलिमेंट है, इनके एलिमेंट है, उनका क्या कर दिया? अदल बदल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगी? अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी होगी? अवक्षेपण अभिक्रिया। योगात्मक क्या होती है? जिसमें आपस में जुड़ रहा हो। निराकरण में क्या होती है? हटाते हुए। यौगिक में से क्या होता है? हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करिए कि ऊपर तो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसे पढ़िए आप। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ये हिंदी में लिखा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ? सर्वप्रथम किसका हुआ था? यूरिया का। सर्वप्रथम किसका निर्माण हुआ था? यूरिया। ग्लूकोज तो C6H12 और सोडियम क्लोराइड NaCl और शर्करा H22 H11 H22 और O11। इस प्रकार इसका सूत्र है। यूरिया का NH2 और सॉरी ये नहीं होगा, इसका होगा यूरिया का H2N और NH2 सेम है, परंतु ये उल्टा लिखा जाता है, ठीक है? इसी प्रकार लिखा जाता है यूरिया के सूत्र को, ठीक है? तो इसका क्या होगा? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला कर बताया आप लोगों को एमसीक्यू में, एल्केन। एल्केन बोले तो संतृप्त, संतृप्त होता है। संतृप्त में क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। तो मैंने पहले ही चिल्ला चिल्ला कर कहा है, कह दो ना प्लस के दो, कह दो ना प्लस के दो। ऑप्शन ए, आगे चलो, ऑप्शन ए आगे चलो। और ये सीने बार क्या होता है? सीने बार क्या होता है? उस दिन क्वेश्चन आया था सीने बार का, परंतु उसमें ये नहीं पूछा था कि उसका रासायनिक सूत्र है। सीने बार का रासायनिक सूत्र होता है कि जो मरकरी होती है और सल्फर, उन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है? सीने बार। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो मरकरी Hg और H सल्फर, ठीक है? और परमाणुओं में कार्बन की संख्या कितनी होती है? संयोजकता 4 होती है। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ये लोग आप लोगों मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों से ये, ठीक है? तो इस प्रकार ये कंटिन्यूस, इनमें आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इसमें तेजी से करते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, ठीक है? तो ये हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर है सूचनाओं में चालन। सूचनाओं में चालन, जो सूचनाओं में चालन के लिए ये होता है क्वेश्चन, जूम करते हैं थोड़ा। विष्टिकृत ऊतक पाए जाते हैं। जो सूचनाएं होती है उनमें चालन के लिए विष्टिकृत क्या पाए जाते हैं? ऊतक पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो ये जंतुओं में। किसमें पाए जाते हैं? जंतुओं में, ठीक है? जंतुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में निम्नलिखित में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती है? पुष्प में पुष्प में कौन से भाग में जनन कोशिकाएं होती है? पुंकेसर में। किसमें होती है? पुंकेसर में, ठीक है? ऑफलाइन वालों को तो सबको पता है, ऑनलाइन वालों के लिए अभी धीरे धीरे हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं। प्री बोर्ड पेपर हुआ है तो डिमांड की थी बच्चों ने कि प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करा दीजिए, सो मैं इसका पेपर करा दे रहा हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय का नियंत्रण करते हैं? तो इसमें कौन सा होगा हमारा? थायरोक्सिन। क्या होगा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन बसा होते हैं इनका क्या करता है? पाचन करता है। क्या करता है? इनमें पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का कहाँ निर्माण होता है? मैंने बताया था। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? वृषण कोष में। किसमें होगा? वृषण कोष में। महिला X गुणसूत्र प्राप्त करती है, क्योंकि महिला के जो गर्भाशय होता है उसमें शुक्राणु जाते हैं। तो मनुष्य होता है, मनुष्य के पास XY दोनों होते हैं और महिला के पास XX। तो इधर से भी X जा सकता है और महिला के पास भी X होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, AB दोनों, AB दोनों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो निम्न में से कौन सा उत्पादक है? निम्न में से कौन सा उत्पादक है? तो कौन होंगे यहाँ पे? जीवाणु, हरे पौधे या कवक? तो हरे पौधे, ऑप्शन बी, हरे पौधे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे रखा है वृद्धि का संदमन। वृद्धि का संदमन, यही है, वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन्स कौन सा है? जो वृद्धि का संदमन करता है वो हार्मोन्स कौन सा है? तो ऑप्शन ए, एप्सिक अम्ल। एप्सिक अम्ल, ठीक है? अब रिटन क्वेश्चन देखते हैं, रिटन क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, ठीक है? आगे पेपर चलते हैं। इस प्रकार ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अब
पार्ट बी स्टार्ट हो गया और उपखंड भाग ए। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को समझते हैं। न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, एक कार की हेडलाइट है जो अवतल परावर्तक लगा है। कौन सा लेंस लगा है, अब तक दर्पण लगा, वो जलती है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, हाइट गिवन डेट में क्या लिखोगे, जो एच है, एच आई तो कितनी दे रखी है 4 मिलीमीटर, तो कितनी हो जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे तो कितनी निकल आएगी 4 सेंटीमीटर। और इसका जो बड़ा, इससे प्रतिबिंब जो बड़ा है एच नॉट, वो कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। परावर्तक से जो दूरी दे रखी है, परावर्तक से जो दूरी, ये एच नॉट हो जाएगी परावर्तक से दूरी। और इधर देखिए पूरा सॉल्यूशन इस यहाँ पर किया हुआ है हमने। यहाँ पर देखो, यहाँ पे समझते हैं हम, यहाँ पे देखो, ये है तंतु की लंबाई कितनी दे रखी थी उसमें। आप पेपर साथ में लेकर बैठना, पेपर आप लोग साथ में लेकर बैठना, जिससे आप क्वेश्चन को पढ़ सको अच्छे से। ठीक है, तो तंतु की लंबाई और वस्तु की ऊंचाई, तंतु की लंबाई को हम क्या कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई, तो कितनी दे रखी थी हमें 4 मिलीमीटर। एमएम में दे रखी थी, इसे चेंज कर देंगे तो कितनी निकल आएगी 0.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सॉल्व करते हैं प्रकाश वाले में। मैंने भी पहले भी कहा है कि सेंटीमीटर में मान निकालने होते हैं। और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी दे रखी है एच आई का मान कितना हो जाए 40 सेंटीमीटर। कितना है 40 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस का चिन्ह क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जब हम पढ़ते थे, जो चिन्ह तरपाटी के नियम होते थे, उसमें क्या होता है बदल जाते हैं, नीचे की तरफ चला जाता है, इस कारण इस पे क्या आ जाता है माइनस। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी थी 5 मीटर। 5 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर तो कितनी हो जाएगी 500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है एम बराबर एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू, जब दर्पण होता है तो क्या होता है माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पे हमें मान किसका फाइंड करना है, एच आई का मान कितना दे रखा है 0.4, एच आई का मान कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। एच आई का मान कितना दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी माइनस में, और इसका एच नॉट का 0.4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा। और ये कितनी दे रखी है हमें, जो वी प्रतिबिंब जो दे रखा था कितना दे रखा माइनस के 500 अपॉन माइनस में, और एक चिन्ह सूत्र का माइनस चल रहा है अपॉन यू। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया आपस में 1 2। ठीक, ये यू है और ये 4 से 4 कट गया। ठीक, यहाँ 1 बचेगा। यू इक्वल टू कितना निकल आएगा माइनस के 5 सेंटीमीटर। यू इक्वल टू कितना निकल आएगा 5 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे यू इक्वल टू कितना निकल आया 5 सेंटीमीटर। अब इसे क्या करेंगे हम दर्पण के सूत्र में रख देंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब बी का मान कितना था यहाँ पे माइनस के 500 सेंटीमीटर, और प्लस 1 अपॉन यू का मान कितना है माइनस के 5 सेंटीमीटर। यहाँ से निकाला है, दोनों की कैलकुलेशन करें, दोनों का लासा लेंगे, कितना आएगा 500। अब 500 का एक बार में जाएगा तो कितने जाए, एक बार गया तो माइनस का 1, और 500 में 5 का देंगे कितने आ जाए 100 बार, तो 100 माइनस का 1 और माइनस के 100 को जोड़ देंगे कितना हो जाए माइनस का 101। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कैंची का 1 अपॉन एफ, एफ का मान निकालेंगे तो माइनस के 500 बटे 100, और इनका जो डिवाइड करेंगे तो कितना निकल आएगा माइनस के 4.95 सेंटीमीटर। ये क्या निकला इसकी फोकस दूरी, ये क्या निकला फोकस दूरी। आप लोगों को ये समझ आया होगा तो आप इसे और अपनी नोट पे अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना। अब दूसरा जो इसमें पूछा था, क्या पूछा था, तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी याद कीजिए। तंतु के तो आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है एच आई अपॉन एच नॉट। यहाँ पे तो एच आई का मान कितना दे रखा था 40 सेंटीमीटर, और इसका कितना 0.4 सेंटीमीटर। जैसे तो पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ेगा, 400 बट्टे 4 हो जाएगा, इसे काट देंगे तो 100 आ जाएगा चिन्ह माइनस का, इसलिए कितनी हो जाएगी आवर्धन क्षमता माइनस की 100, कितनी हो जाएगी आवर्धन क्षमता माइनस की 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था उसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो प्रकाश है उसका, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण दीजिए। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है उसके 2 उदाहरण बताओ। जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है, सूर्य निकलता है, सूर्य निकलते समय क्या होता है हमारी आंखों तक जो किरणें आती है, हमारी आंखों तक जो किरणें आती हैं वो कैसी आती है लाल, अस्त के समय, और निकलते समय कैसी होती है लाल, और आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। और जब तारे देखते हैं तो तारे हमें कैसे दिखाई देते दूर एकदम। तो उसके डेली लाइफ के एग्जाम्पल कुछ इमेज है, मैं आपको दिखाऊं पहले, उससे आप समझ, तो इससे पहले आपको समझना होगा ये वर्णक्रम और वर्ण विक्षेपण, ये आप लोग बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट रखना, ये बोर्ड के लिए तैयार रखना, क्योंकि ये बोर्ड में आपसे अक्सर ये इस बार 2026 में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ये तो प्री बोर्ड का पेपर रहा आपके, ये वर्णक्रम और वर्ण विक्षेपण ये आप लोग याद रखना। ठीक है, और यहाँ देखो ये प्रिज्म में क्या होते हैं, जब प्रकाश डालते हैं तो अपने मार्ग से जो जा रही होती है, इस प्रकार जो अपने मार्ग से जा रही होती है उससे विचलित होकर क्या हो जाती है नीचे की ओर झुक जाती है। इसे क्या पढ़ते हैं विव ग्योर, इसे क्या पढ़ते हैं विव ग्योर, नीचे से BIVGYOR, इसे याद कर रहे हैं बैंगनी
आसमानी, आसमानी नीला और हरा, पीला, नारंगी। ठीक है, इसे आप इजीली रंग याद कर लोगे। तो जो सूर्य जब निकलता है, अस्त होता है, तो ये बाकी की जो 6 कलर हैं वो हमारी आंखों तक नहीं आते हैं। आंखों की तरफ नहीं आने के कारण क्या होती है, रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इस कारण हमें क्या, सूर्य कैसे दिखाई पड़ता है, लाल। और यही कारण है कि जो प्रकीर्णित होता है। ठीक, इसी प्रकार जब आसमान में सारे कलर एक साथ होते हैं तो उसमें से कौन सा कलर दिखाई पड़ता है, हमें नीला। नीला दिखाई आंखों पे पड़ने के कारण प्रकीर्णित होता है, उसके कारण हमें क्या हो जाता है, नीले कलर का आसमान दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब देखो ये था, यहाँ पर इनकी थ्योरी लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। वीडियो को पॉज करिए और थ्योरी लिख लीजिए आप। ठीक है, ये थ्योरी में लिखा हुआ है प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण, तो आकाश का नीला, और इसमें ये लिखा हुआ है कि जब अस्त होता है उसके समय लाल कैसा दिखाई देता है, तो बाकी सब लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है, इसी में कह रहा है कि जब प्रिज्म श्वेत प्रकाश की किरण से गुजारने पर इस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। जब प्रिज्म को किसी श्वेत प्रिज्म को उससे गुजारेंगे तो किस कलर की अधिक क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, तो जब हम प्रिज्म, ये प्रिज्म ये था, प्रिज्म कुछ इस प्रकार है, तो इसमें तो कौन सी होगी, यहाँ पे देखो चित्र से समझते हैं। ये थी कुछ इस प्रकार, लाल, नारंगी, क्या होंगी, लाल, नारंगी, पीली, हरी, नीली, जामुनी, बैंगनी। आप देखकर अच्छा समझोगे, इसलिए मैं कुछ इमेज लाया हूँ आपके लिए, तो अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसी को हम पढ़ते हैं विबग्योर। ठीक है, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, विबग्योर। ठीक है, इससे याद रख लेना आप लोग। देखिए नेक्स्ट कुछ ये भी है, जैसे ये है प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्य वास्तव में रंग क्या है, और तरंग दैर्घ्य की इसमें अधिक प्रकीर्णन हो जाता है, ज्यादा कम होने की वजह से क्या होता है, जैसे एक पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, लड़का देख रहा है कि सूर्य का वास्तविक रंग कैसा है, तो इस पे जो वायुमंडल है, ये क्या है पूरा, इसमें वायुमंडल में खड़ा है, तो वायुमंडल में अब वास्तव में सूरज का तो कोई कलर ही ना होता है, कैसा होता है, सफेद। मान लेते हैं कि पीला होता है, क्योंकि जो बाकी की जो प्रकाश की किरणें होती है हमारी आंखों तक नहीं आती है। ठीक है, इस कारण ये क्या होता है, हमें पीला दिखाई पड़ता है, पीले की आती है, इसलिए ये प्रकीर्णित होकर हमारी आंखों पर कैसी पड़ती है, तरंग दैर्घ्य पीली पड़ती है। पीली पड़ने के कारण हमें कैसा कलर दिखाई देता है, सूर्य का पीला दिखाई देता है। ठीक, अब इसमें यही क्वेश्चन पूछा था प्रिज्म के श्वेत, अब जो सबसे अधिक जो विचलित होती है, सबसे अधिक विचलित, जैसे ये था यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा मतलब जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में सबसे ज्यादा किरण जो होती है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा, तो कौन सी किरण झुक रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कौन सी किरण सबसे ज्यादा झुकी हुई है। ये 7 कलर दिए हुए हैं, 7 कलर में आप देखो अच्छे से, वो जो मारते हैं थोड़ा, अब देखो ये 7 कलर है, इस प्रकार ये गई प्रिज्म। अब इसमें से सबसे ज्यादा किरण कौन सी, जो कि एंगल ये बना रही है सबसे ज्यादा, तो बैंगनी कलर जो होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है, इस कारण ये क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा बेंड हो जाती है, सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। इतना क्वेश्चन आप लोगों को लिखना था, बाकी थ्योरी मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे दी, तो आप लोग इसमें से अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उस पे देखिए। उससे पहले इसमें क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, समान लंबाई के एक ही पदार्थ 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम हो और तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो हम जानते हैं, जो ये यहाँ पे थ्योरी लिखी है पहले वाले की, श्वेत प्रकाश रंगों वालों की। ठीक है, वो आप लिख लेना। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3, जो पहले तार, जो तारों की लंबाई है कैसी है, समान है, तारों की लंबाई कैसी है, समान है। ठीक है, देखो तारों की लंबाई कैसी है, समान है। ठीक है, तो तारों की लंबाई में कोई चेंजेस ना होना है, वो कांस्टेंट है। अब 2 त्रिज्या दे रखी है R1 R2, उनका 2:3 है, R1 का मान 2 है, R2 का कितना है 3। पहले तार का प्रतिरोध R1 उसमें कितना होगा 4.5 ओम। ठीक, और दूसरे तार का हमें क्या ज्ञात करना है, हम जानते हैं जो प्रतिरोधकता का सूत्र होता है R = ρL/A, ρL/A। हम जानते हैं एरिया का क्या होता है, जो वृत्त एरिया होता है, जो क्षेत्रफल का क्या होता है, πr²। तो मैंने A का मान यहाँ पे पुट कर दिया है πr²। बाकी क्या कर देंगे हम, कांस्टेंट। हम किस में रेशियो निकालने हैं, हमें यहाँ जो रो, एल और पाई दे रखी है, इसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मानने के बाद क्या निकल आएगा, R प्रोपोर्शनल 1/r²। अब एक बार R1 और एक बार R2, इन दोनों को R1 R2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या सूत्र निकल आएगा, कुछ इस प्रकार सूत्र हो जाएगा हमारा। देखिए इसका सूत्र हो जाएगा कुछ इस प्रकार, R2/R1 और = R1² R2 का स्क्वायर। दोनों का मान दे रखे हैं, R1 R2 का मान दे रखा है, मान पुट कर देंगे, R1 और R2 का मान पुट कर दिया, अपॉन R1 का मान दे रखा था, ये पुट कर दिया मैंने। R1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना है 4/9 हो जाएगा। और ये नीचे 4.5 है, इसका मल्टीप्लाई में इस तरफ कर दूंगा, तो 4.5 × 4 तो इंटू 18 हो जाए। 18 को काटूंगा कितना निकल आएगा 2 ओम। R2 का मान कितना निकल आया यहाँ से 2
ओम। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना अपनी नोट में, पेन कॉपी साथ लेकर बैठा करो। नेक्स्ट पूछा है इसी में, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो इसका मात्रक निकलता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। आपके 4 नंबर इतने क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने ये, घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों के कार्य प्रणाली एवं आवरण के रंग लिखिए। नंबर 1, जो हमारे घरों में जो तारे यूज करते हैं, तारे जो बिजली आती है वो तारे यूज करते हैं, किस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए इसलिए मैं लेकर आया हूं साथ में, कुछ इस प्रकार की होती है, ये कुछ इस प्रकार की होती है, नीली, हरी, पीली, लाल। ठीक, इनमें जो होती है काली, इस प्रकार। तो इनमें क्या क्या जो किसको दर्शा रही है, लाल क्या बताती है, हरी किसे दर्शाती है, काली किसे दर्शाती है, इनका विवरण करना है, हमें बताना है। जो भू मतलब धरती के संपर्क में तार होता है, वो कौन सा तार, हम भू के जो कलर होते हैं अभी दिखाया आप लोगों को मैंने, हरे, पीले, लाल, इनमें जो कलर होते हैं, कौन सा भू जो हम अर्थिंग के लिए, स्पष्ट बात करें हम, जो अर्थिंग के लिए वायर लगाते हैं वो कौन सी होती है। और दूसरा पूछ रहा है इनमें जो वायर होती है हमारे घरों में लगी होती है वो उदासीन, उदासीन मतलब जो न्यूट्रल कहते हैं कि न्यूट्रल वायर है, इसमें करंट नहीं आता है। ठीक है, जिस प्रकार एक ही तार में वायर करंट आता है, सब जानते हैं एक तार में करंट आता है, परंतु दूसरी तार में आप लोगों ने देखा बंदर तार पे किस प्रकार बैठे रहते हैं कि 11,000 वोल्टेज चल रहा है, फिर भी उन्हें करंट नहीं लगता है, क्योंकि वो एक तार पकड़े हुए हैं। अगर यदि वो दूसरी टच करेंगे तो देखा होगा किस प्रकार बंदर मर जाते हैं। ठीक है, तो इनमें यही बताना है जो मैंने आप लोगों को इतना बताया। अब जो होती है, जो भू संपर्क में तार को लगाया जाता है, अर्थिंग के लिए लगाई जाती है, वो कौन सी तार लगाई जाती है, हरी तार लगाई जाती है। उनके नीचे नमक वगैरह इस प्रकार का कोई लोहे का 2 से 2.5 फुट का टुकड़ा लेंगे, उसे गाड़ेंगे, उससे क्या होती है, जो अर्थिंग कभी जो घरों में क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उनसे बचाता है। हमें क्या बचाता है, शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, जिससे हमें क्या होगा, सुरक्षा मिलती है। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट होगी उससे क्या होगा, हमारे कोई किसी को भी करंट नहीं लगेगा, सारा करंट कहां चला जाएगा, जमीन में। इसलिए क्या लगाते हैं, भू संपर्क में तार लगाते हैं। कौन से कलर का, हरे रंग का। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिटर्न भी कर रखा है, ये कौन से कलर का है, हरे रंग का। कौन से कलर का है, हरे कलर का, ये रहा हरे रंग का तार है। और बाकी की थ्योरी लिखी हुई। अब देखो एक गलती और कॉमन, एक गलती और, इस प्रकार मैंने, मुझसे गलती हुई, मैंने इस बार को सिर्फ इस प्रकार काटा है। ठीक है, आप लोग ऐसे ना करें, ऐसे इस प्रकार आप ये गलती ना करें, इस प्रकार ये काटने वाली गलती ना करें। ओनली क्या करोगे आप, सिर्फ एक बार ऐसे करके ऐसे मार दो, बस ऐसे। उसे भी पता है कि गलती हुई, इस प्रकार मैंने मार रखा है, उसी प्रकार आप उसी प्रकार मारना, तो नंबर आपको सही देगा। यदि आप लोग ऐसे रट्टा मार के आओगे तो नंबर ना देने वाला, इससे वो आपकी गलती को पहचान लेगा अच्छे से। ठीक है, तो सिर्फ क्या करोगे, इस प्रकार एक बार काट दो। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है, किस प्रकार आप नंबर ज्यादा कर सकते हो। ठीक, अब जो उदासीन तार होती है, जो न्यूट्रल होती है, जैसे हमारे फेज होते हैं, चार्जर लगाते हैं वो उसमें, तो एक में विद्युत धारा आ रही होती है, दूसरे में नहीं आती है। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल में भी दिखाया है। ठीक है, उसमें तो क्या होती है, जो उदासीन तार होती है वो कैसे कलर की होती है, काले रंग की होती है। जिससे क्या होता है, एक तरफ से हमारी विद्युत धारा आ रही होती है, दूसरी तरफ से वापस जाने के लिए उसे मार्ग चाहिए, तो न्यूट्रल वाला लेती है और उससे वापस चल जाती है। ठीक है, तो ये इनकी भाषा लिखनी थी आप लोगों को, कितना सिंपल था। ठीक है, परंतु आप लोग क्वेश्चन समझोगे तभी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। कुछ इस प्रकार की बाहरें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 के, अथवा धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखाओं का चित्र बनाइए, और ये रेखाओं का चित्र बनाइए। तो ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये चित्र बने हुए हैं। ठीक है, और दिखाऊं मैं आप लोगों को अच्छे में, तो देखो ये बना हुआ है कुछ इस प्रकार चित्र। ठीक है, कट गया ये चित्र, इस प्रकार बना हुआ है, जिस प्रकार मैंने बना के दिखाया है। देखो ये बने हुए हैं इस प्रकार, ये है, ये है, ये। तो इस प्रकार के आप लोगों को क्या करने थे, पहले चित्र बनाने थे, फिर उसके बाद क्या करना था आप लोगों को, देखो उसके बाद आगे पूछा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए और दाहिने हाथ के अंगुष्ठ, जो अंगूठे का नियम है उसको स्पष्ट कीजिए। और ये किन राशियों की दिशा पर ज्ञात करने, मतलब इसमें क्या ज्ञात किया जाता है, किन राशियों को बताता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जानते हैं हम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कुछ इस प्रकार है, इसकी इमेजेस कहाँ है, इसकी इमेजेस मैंने ली तो थी। एक मिनट स्टूडेंट, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इमेज कहाँ गई, इमेज से और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों के। चलो छोड़ो, कोई नहीं। तो क्या होगा ये, देखो
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसे बताता है? बल की दिशा को, बल की दिशा को किसे प्रदर्शित करता है? बल की दिशा को। बाएं हाथ के अंगूठे की जो तर्जनी होती है, बीच वाली जो आंगली होती है उसे क्या, जो साइड वाली अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उसे क्या बुलाते हैं? तर्जनी। और बीच वाली उंगली को क्या बुलाते हैं? मध्यमा। ये एक दूसरे के कैसे होती है? परपेंडिकुलर। एक दूसरे के कैसे होती है? परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत। अब जो तर्जनी होती है वो किसे दर्शा रही होती है? चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को। और जो मध्यमा होती है वो किसे दर्शा रही है? धारा को। तब अंगूठा ऊपर की तरफ लगने वाला बल किसे दर्शा रहा होगा? बल को, या प्रेरित फोर्स को। ठीक है, किसे दर्शा रहा होगा? बल को। ये तो हो गया इसका नियम। अब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जैसे मुट्ठी में बंद करके पेच को कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ऊपर की तरफ अंगूठा है, अंगूठा किस डायरेक्शन को बता रहा है? जो उंगलियां हमारी मुड़ी हुई है वो किस डायरेक्शन को बता रही है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक, तो ये किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है? कौन सी दिशा बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? कि चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा किसे दर्शा रहा हो? धारा की दिशा को, और उंगलियां किसे दर्शा रही हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, रेखाओं को। ठीक है, तो इस प्रकार इनके ये हो गए सॉल्यूशन। अब देखिए खंड, हाँ, इसमें पूछा है आपको, केमिस्ट्री में आते हैं, इसमें पूछे हैं आपसे आईयूपीएसी नाम पूछे, आईयूपीएसी नाम पूछे तो आप सेट में देखो निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। नंबर 1 दे रखा है, इसमें दे रखा है C3H7CHO, C3H7 C3H7CHO, इसका नाम होगा ब्यूटेनल या ब्यूटेन बन अल, ये भी सही है। ठीक है, या करके। दूसरा CH3COOCH3, इसका प्रोपेनॉन या प्रोप 2 ऑन। ठीक है, नंबर 3 CH3 5 बार CH2 है, OH है, इसका 6 होगा, 6 कार्बन, हेक्सेन 1 ऑल, हेक्सेन 1 ऑल। नंबर 4 CH3 ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, तो क्या होगा? 4 C है तो ब्यूट, और कितने कार्बन पे आ रहा है? दूसरे पे 2 आयन। कौन सा बंद है? ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए क्या पढ़ेंगे इसे? आयन। ठीक है, देखिए अब आगे आगे क्या पूछा है आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। ठीक है, रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण हेतु, इसमें एक इक्वेशन दे रखी है Cu++ जलीय प्लस Zn ठोस एरो, ये नीचे दे रखी है एरो, Cu ठोस और Zn++ को इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? Cu2+ AQ, AQ किसे दर्शा रहा है? जलीय विलयन को। और Zn कोष्टक में किसे दर्शा रहा है? ठोस को। और CuS किसे दर्शा रहा है? ठोस को। और Zn2+ और AQ किसे दर्शा रहा है? जलीय विलयन को। ठीक है, अब जो होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं वो क्या होते हैं? अपचायक। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पढ़ सकते हो। जिंक से Zn2+ में ऑक्सीकरण, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जिंक से Zn2+ ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन खो देता है, अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया। और Cu में क्या करा है इसने? अपना इलेक्ट्रॉन मतलब उससे प्राप्त कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन। यहाँ तो उपचयन, यहाँ अपचयन। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, इसी में पूछा संचारण के 2 उदाहरण लिखिए। पहले संचारण जानते हैं। संचारण कोई भी धातुओं को वातावरण खुले में रखते हैं तो अम्ल, वायु, सांद्रता, नमी के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। उसी को क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। तो संचारण के लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरी परत पर जमना, इन पे थोड़े समय बाद क्या होता है? इन पे धीरे धीरे इन पे क्या होने लगे? लोहे पे जंग लगने लगती है। बारिश उड़ उड़ के हल्का हल्का पानी तो जंग लगने, और तांबे पर एक हरी परत आने लगती है। इनके उदाहरण हो गए, इनकी ये परिभाषा हो गई। ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है आगे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 में क्या है? यहाँ पे नंबर 1 दे रखी है मरकरी ऑक्साइड ऊष्मा और मरकरी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे AG किससे प्रदर्शित करते हैं? G से प्रदर्शित करते हैं, GO। तो मरकरी GO हो गया मरकरी ऑक्साइड। तो क्या हो गया? HGO, इसे कर देंगे। ये क्या है? सॉलिड विलयन है। इसे क्या करेंगे? हल्का सा टेम्परेचर देंगे तो ये 2 अणु किसके निकल जाएंगे? मरकरी के, और 2 अणु क्या बना देगा? ऑक्सीजन के। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस प्रकार ये संतुलित भी हो गई और ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट भी हो गई। इस प्रकार आप लोगों को करने थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है सेकंड, आयरन थर्ड, मतलब Fe के अणु कितने होंगे? Fe आयरन की संख्या कितनी होती है? थर्ड। ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, आयरन थर्ड प्लस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ठोस। आगे एरो दे रखा है डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट। तो इसमें क्या लेंगे हम? Fe2O3, ये क्या होगा? सॉलिड। और क्या ले लेंगे? एल्यूमिनियम। जब इनसे रिएक्शन कराएंगे तो Al2 और CO3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और Fe बाहर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट देखिए, जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3, इसे क्या पढ़ेंगे? जिंक कार्बोनेट, इसे तोड़ देंगे ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड में, ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैंक थी वहां पर क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट
कॉपर सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड तो Cu2S और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, किसके साथ अब क्रिया कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ठीक है, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है कॉपर सल्फाइड का किसे करें क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड के तीन तीन अणुओं को क्या पढ़ते हैं हम क्यूप्रस, तीन अणु होते हैं उनसे क्या पढ़ते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे टूटेगा ही, तो ये कॉपर और ऑक्साइड में टूटेगा और यहाँ सल्फर डाई ऑक्साइड, यहाँ दो अणु इसके गैस के बन गए और ये देखो दोनों तरफ संतुलित है, हमें साथ के साथ इसे क्या बनानी रखी है संतुलित भी बनाए रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे अथवा में इसी के निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण, साबुनीकरण में क्या होगा जो वसा तेल अम्ल ट्राइग्लाइको इन्हीं को हम क्या बुला रहे होते हैं ग्लाइसेराइड, इसी को हम क्या बुला रहे हैं ग्लाइसेराइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होगा NaOH, पोटेशियम के ऑक्साइड मतलब KOH या NaOH से क्या करें उनके साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है साबुनिया। तो यहाँ पे ऑयल फैट मतलब तेल या वसा के साथ क्या करें NaOH को लेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें एक साबुन और एक ग्लाइसोरॉल। तो कुछ इस प्रकार होंगी, देखो आप कुछ इस प्रकार होंगी, इनके ये अणु होंगे। पहले आप लोगों ने कमेंट किया था कि इसमें आप सर मुझे समझ नहीं आया, तो अगेन देख लीजिए। यदि इस बंद को यहाँ KOH लेके चले हम लोग, ठीक है यहाँ पे KOH लेके चले हैं तो यहाँ KOH को ये 3 लगा हुआ है आगे, तो इसको 3 बार लिखेंगे कुछ इस प्रकार, ध्यान दीजिए अच्छे से KOH। अब 3 के अलग कर देंगे यहाँ से और 3 OH के अणु अलग कर देंगे यहाँ से, इन सबको क्या कर देंगे अलग, जहां मैं डंडा खींच रहा हूँ वहां देखो इनको क्या कर देंगे अलग, यहाँ से अलग किया इधर वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट के साथ हम क्या जोड़ देंगे इन तीनों OH को, इन तीनों OH को। देखो ये यहाँ पर जैसे कि ये जुड़ चुके हैं, यहाँ पे जुड़ गए तो ये क्या बन जाएगा ग्लाइसोरॉल, और यहाँ पे ये K बचे 3 इनके ये, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन की जगह खाली है तो ये देखो 1 2 3 ये आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ गए और OH यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसी प्रकार ये बन जाएगी एक साबुन और ये क्या बन जाएगा एक ग्लाइसोरॉल। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा अब आपके, ठीक है इसमें डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट देखिए अब दूसरे टॉपिक में, अब भाग नंबर 3 में चलते हैं। नंबर 1 पूछा है, नंबर 1 तो यहाँ पर देखो नंबर 1 इसमें और टिप्पणी करने के लिए क्या रहेगी हाइड्रोजनीकरण और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेते हैं, असंतृप्त में क्या होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं, उन्हीं को हम क्या बुलाते हैं असंतृप्त। इसमें निकिल Ni और पैलेडियम और प्लेटिनम जैसी उत्प्रेरक धातुओं को हाइड्रोजन गैस से जब मिलाते हैं, इसमें क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में क्या करते हैं अभिक्रिया करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है ये देखो वेजिटेबल मतलब वनस्पति, क्या कर रहे हैं वनस्पति किसको हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा वेजिटेबल घी, मतलब वनस्पति तेल को जब हाइड्रोजन गैस के साथ किसकी उपस्थिति में निकिल के साथ मिलाते हैं तब हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है, इसी को हम क्या कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या लेंगे हम मेथेन लेंगे क्लोरीन के साथ प्रकाश संश्लेषण, ये HNO है, HNO किसे दर्शा रहा होता है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति, यहाँ पर लिख देना आप लोग प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। ठीक है, उत्प्रेरक तो यहाँ पे किसमें टूट जाएगा ये एक जो परमाणु होंगे अलग अलग किसको दे देगा, एक परमाणु दूसरे को ले जाएगा और दूसरा परमाणु दूसरे को, यही लिखा हुआ है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या करता है दूसरे परमाणु या परमाणु को वहां से क्या करते हैं उसको हटा दे। प्रतिस्थापन का मतलब यही है कि उसे धक्का दे के हटा दे, कोई ताकतवर इंसान आएगा तो छोटे बच्चे को हटा ही देता है उसी प्रकार। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब भाग 3 में चलते हैं। भाग 3 में देखो जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे थे आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन, उसमें देखिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें जो संक्षिप्त वर्णन करवाया तो कई प्रकार की विधियां होती है गर्भ निरोधक, तो उसमें क्या क्या आती हैं भौतिक विधियां, भौतिक निरोधक, रासायनिक निरोधक और अंतः गर्भाशय और सर्जिकल विधियां। तो भौतिक जो आती है उसमें क्या होते हैं कॉन्डम्स डायाफ्राम ये होंगे, रासायनिक विधियों में क्या होंगे गर्भ निरोधक गोलियां एंड क्रीम। ठीक, और जो अंतः गर्भाशय होती है उपकरण उनमें क्या होती है कॉपर लूप इस प्रकार के जिसे क्या कहते हैं UDS। और जो सर्जिकल विधियां होती है उसमें क्या नसबंदी ये किनकी होती है पुरुषों में, और जो ट्यूबिक्टोमी ये किसमें होती है महिलाओं में। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस प्रकार। तो ये कॉन्डम्स हैं तो इसमें क्या होगा ये मेल का है और ये फीमेल का। ठीक है, तो ये मेल कॉन्डम और ये फीमेल कॉन्डम दोनों कॉन्डम चलते हैं अब। ठीक है, और आगे देखिए ये यूज करने का तरीका, ये फीमेल कॉन्डम्स ओपन किया ये यूज करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे अभी मैंने बताया था ये गर्भाशय है, यहाँ से इनकी जो ये अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी को काट के क्या कर देते हैं, कॉपरेटी लगा देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, महिला में सर्जरी जो होती है, जो ऑपरेशन करा के आती है। ये देखिए यहाँ पे क्या बंधी हुई है, ये कॉपरेटी तांबे की तार से यहाँ पर बांध देते थे। उसके बाद जो प्रोडक्शन करने से इनमें क्या होते हैं, गर्भाशय में कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। उसके बाद कोई भी गर्भ निरोधक की आवश्यकता नहीं होती है, कॉन्डोम्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और मेल में देखिए, मेल में ये यहाँ पर, ठीक, ये वृषण और ये अन्न थैली और ये इस प्रकार यहाँ से ये है, यहाँ पे ये जा रही है, ठीक है। यहाँ से क्या होगी, ये कुछ इस प्रकार दे रखा है, इस तरह इसको फिर ये जोड़ा भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इसे क्या कर देते हैं, कट, और यहाँ पर क्या बांध देते हैं, तांबे के तार, जिससे क्या हो, शुक्राणु नहीं निकलते। इसी को कहते हैं पुरुषों की नसबंदी। नेक्स्ट समझिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण क्या है, तो लिंग निर्धारण क्या होता है, जो संतान, जो लिंग निर्धारण पूछ रहा है, और मानव लिंग निर्धारण के गुणसूत्र भूमिका का निभाने का वर्णन कीजिए। इसे एक्सप्लेन करवाया है किस प्रकार भूमिका निभाता है। तो संतान में जो संतान को जो लिंग पिता के गुणसूत्र होते हैं उन पर निर्भर करता है, ठीक है। और पिता में क्या होता है, एक्स गुणसूत्र आता है। एक्स गुणसूत्र आए तो शिशु जब महिला से मिलेगा तो महिला पे क्या होगा, तो एक्स तो क्या होगा, शिशु लड़की होगी। यदि बाई गया तो बाई के साथ एक्स वाई मिलेगा तो शिशु क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है, इस प्रकार। और पीछे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसमें कुछ थ्योरेटिकल ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप नीचे से देख सकते हो, या आप लिख सकते हो स्टूडेंट, ये नीचे देख रहे होगे आप, ये लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है, जो मनुष्य में जो क्या करता है, जीवों के लिंगों को बताने का क्या करता है, निर्धारित करता है कि ये किस प्रकार का है, ठीक है। इनकी भूमिका निभाने के लिए जो महिला होती है उनमें एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स वाई होता है, ठीक है। तो जो पिता होता है, पिता के उस पर डिपेंड करता है कि शिशु लड़का होगा या लड़की होगा। तो देखो कुछ इस प्रकार, तो कुछ इस प्रकार आप यहाँ देखिए, यहाँ देख पा रहे हो, ये जनक है, ये पिता है। पिता के पास 44 जो गुण होते हैं वो क्रोमोसोम के होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम पेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है वो एक्स वाई होता है। और लेडीज में जो 46 के 40 गुण होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, ठीक। तो इधर से एक बार एक्स 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, इसी प्रकार 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। इधर से क्या आएगा, इधर से एक्स और इधर से भी एक्स, तो एक्स एक्स आएगी तब क्या मिलेगी, लड़की। जो संतति उत्पत्ति होगी वो लड़की। अब इसी प्रकार यहाँ से एक्स गया और यहाँ से भी एक्स, तो ये क्या हुई, लड़की, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिला, बाई, और यहाँ से क्या आया, एक्स, तो ये क्या मिलेगा, लड़का। यहाँ से गई बाई, यहाँ से मिला एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, लड़का, ठीक है। इसी प्रकार डायग्राम बनाकर आओगे तो आप लोगों को कंप्लीट नंबर देंगे, ठीक है। और देखिए आगे कंटिन्यूस करते हैं, एक दो क्वेश्चन और है, उसके बाद ये खत्म। अब आगे पूछा है आप लोगों के निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पोषी स्तर और साइटोकाइनिन, पोषी स्तर और साइटोसाइनिन क्या होते हैं। तो पोषी स्तर में एक खाद्य श्रृंखला होती है जो क्या करती है, स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है। उसमें प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर में प्रथम में क्या पौधे होते हैं, हरे पौधे, जो किससे ऊर्जा लेते हैं, सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं। प्राथमिक पहले पे इस पे डिपेंड होंगे और द्वितीय प्राथमिक पे डिपेंड होंगे। प्राथमिक में शाकाहारी, द्वितीय में मांसाहारी। तो कुछ इस प्रकार होंगे। देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ, पहले में क्या उत्पादक जो किससे ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। तो उत्पाद इस पे डिपेंड होंगे और द्वितीय पहले पे डिपेंड होंगे और तृतीय दूसरे पे और चतुर्थ तृतीय पे। पहले में क्या आएंगे, हरे पेड़ पौधे, दूसरे में टिड्डा कीड़ा मकोड़े और दूसरे में मेंढक और तीसरे में ऐसे सांप और चौथे में चील जो मांस खाते हैं। ये सर्वाहारी और ये शाकाहारी, ये शाकाहारी और ये सर्वाहारी, ये भी सर्वाहारी, ठीक है। और ये मांसाहारी। ये इस प्रकार पोषी स्तर का क्या है, ट्रॉपिक लेवल, ठीक। इसे त्रिभुज में अगर इस प्रकार आप डिफाइन करके आते हो तो उसे अच्छा लगेगा, आप लोगों को इसी से नंबर दे। देखो इसमें चित्र में ये पहले हरे पेड़ पौधे आ गए, इसमें हिरन है, खरगोश है, इस प्रकार छोटे चिड़िया, कीट मकोड़े, दूसरे में बिल्ली है, मकड़ी है, सांप है और तीसरे में भालू है, टाइगर, शेर, लोमड़ी, इस प्रकार के जानवर आते हैं जो मांस खाते हैं, ठीक। इस प्रकार एक दूसरों का क्या बना रहता है, इनमें हीट मतलब ऊर्जा उत्सर्जित करने का, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इसी प्रकार ये क्या चलता रहता है, कंटिन्यूअस। आगे देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन समझो आप। तो साइटोकाइनिन होता है एक पादप में हार्मोन्स होता है, पादप में हार्मोन्स होता है। वो करते कोशिकाओं को विभाजन एवं कोशिकाओं की वृद्धि एवं भेदन को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये बस इतनी टिप्पणी करनी थी आपको। एट लास्ट क्वेश्चन 11, एट लास्ट क्वेश्चन 11 में क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो 11 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, कोशिका के श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन में विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इनमें देखिए, इनमें क्या वर्णन करना है, जो और इसमें जो कोशिकाओं के श्वसन और ग्लूकोज के विखंडन के मार्गों को क्या करना है, हमें वर्णन करना है। तो नंबर 1 इसमें क्या होगा,
ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस इसमें क्या होगा, ग्लूकोज की उपस्थिति में पायरेट होगा, ठीक है इसमें। और देखो ये नीचे वाले का है, मैंने ऊपर लिख गया है गलती से। यदि आप लोगों को इस प्रकार की गलती होती है बोर्ड में तो आप उसे काटे नहीं, इतना वो नहीं देखता है। यदि आप लोगों ने अच्छा लिखा हुआ है तो। अब दूसरा होगा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाई, जल एवं ऊर्जा मुक्त करते हैं वो क्या होंगे, वायवीय श्वसन होंगे। और अवायवीय श्वसन में वायु की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और लैक्टिक एसिड का विखंडन हो रहा होगा। ये किसमें टूट रहे होंगे, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड में विखंडन हो रहा होगा, टूट रहा होगा। तो वायवीय में याद रखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय में याद रखना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एट लास्ट इसका अथवा क्वेश्चन। और पादप में खाद्य श्रृंखला एवं जल के परिवहन की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन कीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोगों को मैक्सिमम बताना होगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे इसका एट लास्ट क्वेश्चन जो अथवा में आप लोगों से पूछा था। तो देखिए पादप में खाद्य जो होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, जल में परिवहन किस प्रकार होता है। तो जल में परिवहन, जब जल में किसी पानी को डालते हैं तो पानी को वो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है, अवशोषित कर वो जाइलम ऊतक द्वारा जो पौधे के हिस्सों अन्य भागों में जैसे जड़ तना उन पत्तियों में क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। ये क्या कहलाता है, जल परिवहन। और जो ये होगा खाद्य पदार्थ परिवहन, खाद्य पदार्थ परिवहन क्या होता है, पत्तियों से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके, पत्तियों से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके खाद्य फ्लोएम ऊतक द्वारा पौधे में विभिन्न हिस्सों तक पहुंच जाता है। यही क्या कहलाता है, खाद्य पदार्थ अवशोषित, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ आया होगा। यही आपका ये पेपर 70 नंबर का कंप्लीट पूर्ण रिवीजन, ठीक है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है। क्या करें, इस वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है। मैक्सिमम से इसी प्रकार जुड़े रहिए। अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। उसमें फिजिक्स और उसमें बायोलॉजी में भी क्वेश्चन सारे हम बोर्ड से पहले खत्म कर लेंगे। आप लोगों को कितनी मदद मिली थी इतना पढ़ के, आप लोग कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को पेपर कैसा लगा था। आज जो हमसे पढ़ रहे हो पहले से वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।